आज के इस गांव में तशरीफ़ फरमा MIM पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार साथी, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब बजरंगी गौतम साहब जो हमारे आवेदक प्रत्याशी हैं, और मेरे सामने बैठे इस गांव के और कानपुर से तशरीफ़ लाए हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार साथियों, आज हम आपके दरमियान में आए हैं। 2022 का इलेक्शन है, आपको मालूम है 2022 के इलेक्शन में तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव मैदान में है। MIM पार्टी के बारे में शायद आप ना जानते हो, हमारे नेता के बारे में तो सब जानता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कारकर्दगी है, जो पार्टी ने अब तक किया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में आप लोगों को पता है, क्योंकि टीवी डिबेट पे हमारे मीडिया के लोग भी हमेशा पन्ने के एक ही रुख को दिखाते हैं। हमारी पार्टी को कभी ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये पार्टी या इस पार्टी का नेता दूसरे बिरादरी के लोगों का दुश्मन है या दूसरे बिरादरी के पार्टी के लोग इस पार्टी में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों ने अपनी कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1947 के दिसंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया लखनऊ के अंदर, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो मुसलमानों का था, दानिश्वर तबका, उसको उस कन्वेंशन में बुला करके ये कहा गया कि मुसलमानों तुम अपना कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना बनाना। मुसलमानों ने लब्बैक कहा, अपने बड़ों की बातों को माना, और उन्होंने अपना कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर दो राजनीतिक पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी। हमारे बड़ों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, नेहरू तुम्हारे लीडर है, इंदिरा तुम्हारी लीडर है, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा और हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। इस देश का दलित, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों की पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, मुसलमानों की भी पार्टी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के पास ऑप्शन था, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा था कि इस देश के में बसने वाले हमारे जो कौमी भाई हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान हैं, उनको इस बात की तकलीफ होगी कि मुसलमानों ने अपना एक राजनीतिक अलग प्लेटफॉर्म बना लिया। इसलिए हम अपने तमाम भाइयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत का जिद्दोजहद करेंगे, और हम इसी पार्टी में रह करके हम आगे बढ़ेंगे। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, इस मुल्क का इख्तिदार 60 साल तक हमने कांग्रेस पार्टी को दिया, और हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है? यहां बड़ी तादाद में मेरे गैर मुस्लिम भाई भी हैं। मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी
इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो वो आपके छोटे भाई मुसलमानों के साथ हुआ है। हमें शिकायत आपसे भी है कि आप हमारे बड़े भाई थे। जब जब इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, आपने बड़ी तादाद में खड़े होकर के उस जालिम का मुकाबला नहीं किया। आप हमारे अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े हुए, चाहे वो कांग्रेसी रहा हो, चाहे वो किसी अन्य दल से उसका ताल्लुक रहा हो। मुसलमानों ने हमेशा इस देश में बसने वाले अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपना बड़ा भाई माना। हमने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखने के लिए, हमने इस देश में फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए, हमने मुस्लिम लीग जैसी पार्टी को अपनी पार्टी नहीं माना। इस देश में जब मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, अत्याचार हुआ, तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता 1992 में जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जबकि मैं माजरत के साथ, माफी के साथ ये बात कह रहा हूं, जबकि इस देश की आवाम जानती है, देश की जनता जानती है कि मुलायम सिंह यादव जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो समाज आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला करके बेचता। पूरे देश की जनता जानती है। बावजूद उसके सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखने के लिए हमने 1992 में जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो समाजवादी पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। मुसलमानों ने नोट दिया तो समाजवादी पार्टी आज इतनी बड़ी हुई। मुसलमानों ने नोट दिया, वोट दिया तो समाजवादी पार्टी 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। क्या मेरी बात गलत? लेकिन आपके सामने सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि इस देश का मुसलमान पिछड़ा, इस देश का मुसलमान दलित से बदतर है। मेरा सवाल ऐ मेरे गैर मुस्लिम भाइयों आपसे है कि हम इतना पीछे क्यों गए? हम इस देश में, हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुगल देश को लूट करके चले गए। मुगल देश को लूट करके कहां गए? सब तो यही दफन हो गए। देश को तो लूटा अंग्रेजों ने, अब भाजपा लूट रही है। ये इल्जाम है मुसलमानों पर। 832 साल हुकूमत यहां पर मुसलमानों ने की है और तब भी मुसलमान बहुसंख्यक नहीं था, तब भी मुसलमान अल्पसंख्यक ही था। 832 साल हुकूमत करने वाला आजाद हिंदुस्तान में 70 सालों में अगर दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जिम्मेदार वो नाम नेहाद तथा कथित सेकुलर पार्टियां नहीं हैं, जिन पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना था, जिन पार्टियों को हमने सत्ता में बैठाया था? क्या इस देश की आजादी में हमारा योगदान नहीं रहा? 60,000 से ज्यादा मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने काट करके मुरादाबाद से लेकर के शामली तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर दाढ़ी और टोपी वालों की गर्दनों को नहीं लटकाया गया था। लेकिन क्यों आज अगर हमारे साथ इस देश में नाइंसाफियां हो रही हैं तो आज हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज रोड पे निकलता और ये कहता कि मुसलमान नहीं, इंसान की जान ली जा रही है, अगर मुसलमान लफ्ज से आपको नफरत थी तो आप कहते इंसानों की लिंचिंग हमारे भारत देश में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश में, गांधी के देश में हो रही है, ये गलत है, पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा? लेकिन कोई नहीं निकला।
मजबूर, अगर आज हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, अगर MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तो वो सत्ता की लालच से नहीं आई है, वो विधायक बनने के लिए हम नहीं आए, हम CM बनने के लिए नहीं आए हैं, हम अन्याय के खिलाफ इस प्रदेश में आए हैं। अगर हमसे पहले की तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ न्याय किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, तो खुदा की कसम उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ। आज मुसलमान का शिक्षा का ग्राफ कहां है? मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है। आज जेल की सलाखों में मुसलमान 14% देश के अंदर हमारी आबादी सरकारी आंकड़ों से 27% जेल के अंदर। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आप बताइए मुझे। इसी नाइंसाफी के खिलाफ MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है। और वो नाइंसाफी सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इस देश में, इस प्रदेश में बसने वाले इंसानों के साथ अगर होगी तो MIM पार्टी हमेशा उस मजलूम के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो। हमारी लड़ाई न्याय और अन्याय की है। एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूमों की एक टोली है जो जालिमों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। इस देश में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन न बंदूक की नोक पर और न तलवार की नोक पर होगा। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, जिसके बारे में मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफियों का खात्मा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस्तियों में अच्छे स्कूल खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम सिस्टम का हिस्सा बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जतें ना लूटी जाए, उनके कपड़े ना उतारे जाएं, तो उसके लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा 131 सांसद जो SC ST है, वो तुम्हारी आवाज नहीं बन सकता। वो तुम्हारे जुल्म और अत्याचार पर कभी नहीं बोलेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ जो दलित सांसद है वो कभी दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। तो अगर काशीराम भाई, जिस समाज के पास 131 MP हो, उस समाज को क्या जरूरत पड़ गई अपनी पार्टी बनाने की? आप बताइए। आज मुसलमान कहता है कि चलो ठीक है, समाजवादी से जीत गया मुसलमान। समाजवादी से जीत करके जाने वाला मुसलमान अपने समाज की बात नहीं कर सकता। कांग्रेस से जीत करके जाने वाला दलित अपने समाज की बात नहीं कर सकता। बीजेपी से जीत करके जाने वाला दलित पार्लियामेंट के अंदर अपने समाज की बात नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां बोलती हैं, कोई MP कोई MLA नहीं बोलता। मान्यवर काशीराम जी जो पंजाब की सरजमीन से निकले, उत्तर प्रदेश में क्या जुल्म नहीं हुआ दलितों के ऊपर? आज हमारे साथ जो जुल्म, जो अत्याचार हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा जुल्म और अत्याचार दलितों के साथ हुआ। इनके गले में क्या मटकी नहीं लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इनके कमर में झाड़ू नहीं बांधे गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। क्या इन्हें कुएं से पानी लेने के लिए नहीं रोका गया? क्या इन्हें नल पर जाने के लिए नहीं रोका गया? क्या इनको स्कूलों में बैठने के लिए बेंच दी गई? नहीं दी गई। तो इन्होंने 131 MP था ना, उसके बाद भी ये नाइंसाफी हुई। मान्यवर काशीराम जी जब निकले पंजाब की सरजमीन से,
दलित बस्तियों में जाकर के यही कहा कि है दलितों, जब तक तुम्हारा डंडा नहीं होगा, तुम्हारा झंडा नहीं होगा, तुम्हारा नेता नहीं होगा, तुम्हारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होगा, और जब तक तुम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, काशी आया है और चमारों से कह रहा है सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे गोबर से दाना बीन करके खाने वाली कौम हुकूमत करेगी अब। लेकिन वही गोबर से दाना चून करके खाने वाली कौम ने काशीराम को अपना नेता माना, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, तो इस प्रदेश के अंदर अपने कौम की बेटी को 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज क्या दलित का बेटा पुलिस थानों में सिपाही दरोगा नहीं? क्या दलित का बेटा सरकारी दफ्तरों में नहीं है? क्या दलित का बेटा डीएम जज नहीं बना? क्या दलित का बेटा एसएसपी एडिशनल एसपी नहीं बना? मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जब तक इस सियासत की चाबी को अपने पास नहीं रखोगे, जब तक किसी दरवाजे को तुम खोल नहीं सकते। बड़ी तेजी से जब समाजवादी पार्टी से नाराज हुआ मुसलमान, बहुजन समाज की तरफ गया। मान्यवर काशीराम जी जब तक इस धरती पर थे, जब तक बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन की तरफ थी। बहुजन समाज पार्टी का मिशन क्या था? वंचित शोषित समाज, समानता, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, जात की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही तो हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज को कहां लेकर के गई? आप बताइए मुझे। क्या दोबारा इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ अन्याय होना नहीं शुरू हुआ है? क्या दलितों की बेटियों को जिंदा नहीं जलाया गया हाथरस में? क्या दलित की बेटियों के साथ आज बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या दलितों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अगर आज मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो दलितों के साथ भी अन्याय होना शुरू हो चुका है। एक वक्त था कि जब वो अन्याय, वो जुल्म, वो ज्यादती, वो उत्पीड़न बंद हो चुका था, जब मान्यवर काशीराम जी ने अपनी तहरीक को, अपने आंदोलन को तेज किया था। लेकिन उनके जाने के बाद बहन जी के बगल में मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा? क्यों, किस चीज से लड़ाई लड़ी? त्रिशूल से लड़े थे, तलवार से लड़े थे, बंदूक से लड़े थे? नहीं, मान्यवर काशीराम जी संविधान से लड़े थे। इस देश में लड़ने के लिए आपके पास एक ऐसा मजबूत हथियार है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। अगर सामंतवादी ताकतें किसी हथियार से खौफजदा है, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। इसी संविधान को लेकर के अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और सामंतवादी ताकतों को रोक भी सकेंगे। लेकिन क्या हुआ? बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बहन जी ने संविधान को अपने कमरे में रख दिया। मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है उनके कमरे में। उन्होंने त्रिशूल को हाथ में पकड़ लिया। जिस स्टेज से जय भीम का नारा लगता था, उस स्टेज से बहन जी ने जय श्री राम का नारा लगवा दिया। आप बताइए मुझे, बहुजन समाज का मोमेंट कहां गया? वो मोमेंट कहां गई? वो तहरीक कहां गया? वो आंदोलन
जिस आंदोलन को मान्यवर काशीराम जी लेकर के चले थे और कहा था, ए दलितों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। हमने बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, आप जानते होंगे, अशोक सिद्धार्थ साहब, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं। 2 मर्तबा मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी को दोबारा वापस सत्ता में ला सके, क्योंकि आपके पास सिर्फ 11% वोट बचा है। बाकी का जो वोटर आपका था वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। और दलित मुसलमान से अच्छा कॉम्बिनेशन, दलित मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ इस देश के अंदर नहीं हो सकता। बातें हुई, 2 घंटे हम बैठे। हमने कहा आप बात करिए बहन जी से, हम नहीं बनना चाहते चीफ मिनिस्टर। बहन जी को हम चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते। मेरे लीडर ने कहा था इस देश की पार्लियामेंट में कि इस देश का बेटा, दलित का बेटा जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इस देश में तमाम मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। यह मेरे लीडर ने कहा था, किसी दलित एमपी ने नहीं कहा था। मेरे लीडर ने कहा था इस देश में गांधी से बड़ा भी कोई लीडर था तो उस लीडर का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। यह मेरे लीडर ने कहा था, किसी दलित के बेटे ने यह बात नहीं कही पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आपसे यह कह रहा था मेरे दोस्तों, हमने बीएसपी से कोशिश की कि हमारा गठबंधन, बहन जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे वोटों की जरूरत है, लेकिन राजनीति में मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझा जाता है। जिस तरीके से दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन अगर कोई चमार मंदिर में जाना चाहे तो उसको घुसने नहीं देंगे, तब वो अछूत हो जाता है। इस तरीके से मुसलमानों का वोट समाजवादी को भी चाहिए, बहुजन समाज को भी चाहिए, लेकिन जिस पार्टी का लीडर मुसलमान है उस पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, अछूत समझते हैं। हमने ये फैसला किया। हमने समाजवादी पार्टी से भी बात की, उनके नेताओं से मुलाकात की। हमने उनसे भी कहा कि आइए मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 3% चौहान को लेकर के आप बीजेपी को रोक पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि 3% मौर्य आपके साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जाट समाज जो 4% है वो आपको वोट दे देगा। अकेला मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% है। हमने कहा कि हम अलायंस चाहते हैं समाजवादी से। इनके बड़े नेताओं से तो हमारे पास नंबर नहीं, बात नहीं हो पाती। सत्ता में नहीं है तब भी उनके पास पहुंचने के लिए आम आदमी के बस की बात नहीं, हम लोग भी नहीं पहुंच सकते। हमने जो इनकी सेकंड लाइन की लीडरशिप थी उनसे बात किया। हमने कहा बात करिए, हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो, हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हम आपसे अलायंस नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहन जी ने भी इनकार किया और अखिलेश यादव ने भी इनकार कर दिया कि हम MIM पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, मेरे हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, बौद्धिस्ट भी है, सब लोग बैठे हैं ना। एक सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, सही सही दे देना। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने MP होते हैं जानते हैं आप? 543। कितना? 543। उन 543 MP में सबसे काबिल MP कौन है? उस MP का आप नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। आप बताइए।
क्या मुलायम सिंह यादव असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा काबिल हैं? क्या अखिलेश यादव बैरिस्टर ओवैसी से ज्यादा काबिल है? क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा काबिल है? अगर काबिलियत की बुनियाद पर बात करोगे तो हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है, अगर बाबा साहेब मान्यवर काशीराम के बाद कोई लीडर पैदा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन वो एक अलग बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां पर काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, जात और पात की बुनियाद पर नेता चुने जाते। मुलायम सिंह यादव बोलते हैं, अगर टीवी वाले ना लिखें तो नहीं समझ में आएगा कि मुलायम सिंह क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, बोलते हैं, अगर गौर से आप ना सुनो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं या उल्टा प्रदेश बोल रहे हैं। क्या मेरी बात गलत? अगर काबिलियत की बुनियाद पर संजय सिंह चौहान, कौन सी पार्टी, आप उनकी पार्टी का नाम नहीं जानते हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आप नहीं जानते। आज 75 जिलों में हमारा मजबूत संगठन, लेकिन बोल रहे नहीं हम ओवैसी से सिर्फ ये कि मुस्लिम लीडरशिप ना उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप हो जाए। अरे हमें तो किसी यादव से परहेज नहीं था, हमने मुलायम सिंह को नेता बनाया। हमें दलितों से परहेज नहीं था, मायावती को नेता बनाया। हमें ब्राह्मणों से परहेज नहीं था, हमने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमें तो किसी से परहेज नहीं था, हमने आपको अपना बड़ा भाई माना। लेकिन आज अगर छोटा भाई ये कह रहा है कि मेरे बड़े भाई मुझे आपकी जरूरत है, आओ हम मिल करके इस देश को अच्छा प्रदेश बनाएंगे, तो आपसे एक बार मेरी गुजारिश है, 74 साल तक आपने लोगों को वोट डाला, वोट डाला, वोट डाला, वोट डालने की मशीन बनते रहे। हमने हैदराबाद में क्या किया है आप जानते हैं? 14,500 गरीब बच्चों को हमारी पार्टी मुफ्त में पढ़ाती है। कितना? 14,500 गरीब बच्चों को, उसका खर्चा MIM पार्टी देती है। कपड़े का, स्टेशनरी का, बुक का टोटल पैसा पार्टी की तरफ से दिया जाता है। हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, एक असरा हॉस्पिटल 2200 बेड का है। अभी आप जाइए एक्सरे करवाएंगे, कितना पैसा लगता है? एक्सरे करवाते हैं, कितना पैसा लगता है? यहाँ पर 500, वहां पर 50 रुपए में होते हैं। बच्चे की पैदाइश, आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5 से 10 हजार रुपए से कम नहीं लगता, 20 से 25 हजार। हमारे असरा हॉस्पिटल में 1500 रुपए में होती है पैदाइश। एक मर्तबा 20 रुपया दे करके आप कार्ड बनवाइए, 3 महीने तक आप अस्पताल में जाकर के डॉक्टर को दिखाइए, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये काम है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जो पानी आप 20 रुपए का खरीदते हैं ना, बॉटल 1 लीटर 20 रुपए में। हर मोहल्ले में मिनरल वाटर का, फिल्टर पानी का प्लांट लगा हुआ है और आप 1 रुपया दे करके 11 लीटर पानी ले सकते हैं। ये काम है वहां पर। और 11 बड़े कॉलेज चलते हैं हमारी पार्टी के। हम जो काम हैदराबाद में किए हैं वही काम हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में त्रिशूल नहीं, कलम देना चाहते हैं ताकि वो संविधान को पढ़े कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में तुम्हें राइट किस चीज का दिया। आज लोगों को पता ही नहीं। क्या ये बात गलत नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर संविधान ने जो हुकूक दिए हैं
इस देश में और इस प्रदेश के अंदर सरकारें उन चीज़ों से रोक रही है। सरकार उन चीज़ों से रोक रही है, यानी संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। कानून ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं जो असंवैधानिक है। फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जब तक इस मौजूदा प्रदेश सरकार को आप उखाड़ करके नहीं फेंकोगे, ना ये प्रदेश सुरक्षित रहेगा, ना आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और संविधान है तो हम हैं और आप हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, इस देश में बसने वाले गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को इंसान नहीं समझा जाएगा। संविधान आने से पहले इस देश में बसने वाले गरीब, पिछड़ी जाति या दलित समाज या मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग होते थे, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। संविधान आया तो लोगों को बराबरी दिया। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार आए और सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, जात और पात की बुनियाद पर, ऊंच नीच की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको दावत दूंगा। पवन राव अंबेडकर साहब 5 दिन मेरे घर पर थे, इनसे पूछिएगा। 5 दिन मेरे घर पर थे। जौनपुर में एक जनसभा थी ओवैसी साहब की, तो उसकी तैयारी को लेकर के, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, इनसे पूछिए कि क्या मैंने इनको बिस्तर अलग दिए, क्या मैंने जिस प्लेट में खाना खाई आपकी प्लेट को मैंने अलग किया, क्या मैं जिस गिलास में पानी पिया आपका गिलास अलग किया? नहीं किया। हम इंसान को सिर्फ इंसान की निगाह से देखते हैं, कभी हम चमार, मुसलमान, पिछड़ा या बाभन ठाकुर की निगाह से नहीं। क्योंकि एक अच्छा दलित जब तक अच्छा इंसान नहीं है, जब तक अच्छा दलित नहीं है। एक अच्छा हिंदू जब तक अच्छा इंसान नहीं है, जब तक अच्छा हिंदू नहीं बन सकता। एक अच्छा मुसलमान होने के लिए भी एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। हमारे आपके जो रिश्ते हैं वो इंसानियत की बुनियाद पर बनते हैं। हमें एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। एक अच्छे इंसान होंगे तो एक अच्छा हिंदुस्तान भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको दावत दूंगा कि आइए, सबको बार बार आपने देखा, एक बार आप हमें देखिए। मैं इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैं तमाम पार्टी के जिम्मेदार, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आप तमाम का आभारी हूँ। हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार जनाब सैफ साहब, ओवैसी यूथ के प्रदेश महासचिव हैं, यहाँ पर और भी जिम्मेदार हमारे ज़िला सदर निसार साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कानपुर से हमारे कारपोरेटर जनाब शरद सोनकर साहब भी आए हुए हैं। ये हमारे कारपोरेटर हैं, MIM पार्टी के बैनर से जीत करके आए हैं। जो लोग कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली कामयाबी हमको मिली थी, तो उसमें हमने एक दलित के बेटे को ज़िला पंचायत जिता करके आजमगढ़ से लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।